पहले इस पे वीडियो बना चुके हैं, है ना। कुछ वीडियो हमने बताया है, बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताया है, फ्लूइड होते क्या है, इनके प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। आज हम बात करेंगे विस्कोसिटी। हमारा 2 पॉइंट है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड पॉइंट है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज एंगुलर डिफॉर्मेशन। इसके पहले हम बात करें विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी जो भी एयर के लेयर है, किसके लेयर, वाटर के, लिक्विड के जो लेयर है, एक लेयर ए हो गया, दूसरा ए, थर्ड वाला ए लेयर है वाटर के। तो विस्कोसिटी का काम है मोशन को अपोज करना। इट मींस जो पहला वाला लेयर है वो सेकंड वाले लेयर को कहेगा मत जा भाई, रुक जा। इट मींस जो ये वाटर का फ्लो है इस डायरेक्शन में और ए हमारा लेयर है, तो ए कहेगा इसको भैया रुक जा। इट मींस इनके मोशन को अपोज करेगा, डिक्रीज करने का काम करेगा। कौन? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता क्यों है, ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये इंटरमोलिक्यूलर जो भी पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, उनके पार्टिकल्स में जो बॉन्डिंग है, इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग है, उनके कारण विस्कोसिटी जनरेट होता है। उनके कारण विस्कोसिटी जनरेट होता है। क्यों? जो मॉलिक्यूल है इंटरलॉकिंग हो जाता है, लिक्विड के, जिसके कारण इनके मोशन को अपोज करता है, जाने नहीं देता। सपोर्टेड ए वन लेयर ऑफ लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और ये सेकंड लेयर के, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो गए, इंटरलॉक हो गए, तो एक दूसरे को जाने नहीं देंगे, इनके मोशन को अपोज करेंगे, कहेंगे भैया मत जा, रुक जा। विस्कोसिटी समझ में आ गया? कोई बोलेगा यार गैस में विस्कोसिटी क्यों होता है, क्या कारण है गैस में विस्कोसिटी होता है? डिफिनेशन देना, डिफिनेशन रट्टा नहीं मारना, थिंकिंग से। रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो भी गैस पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, रैंडम मोशन के कारण उनमें क्या है, विस्कोसिटी जनरेट हो रहा है। रैंडम मोशन में डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, पार्टिकल्स का मोशन है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में रैंडम इधर उधर भागोगे आप तो कहीं ना कहीं टक्कर तो मिलेगा ही। एक रूम है हमारा, क्लासरूम है, अगर मैं रैंडम भागू बिना देखे एनी डायरेक्शन में मैं भागू, पता चले मैं दीवार में टक्कर खा रहा हूं। इट मींस अगर दीवार में मैं टक्कर खाता हूं तो क्या कर रहा है, दीवार में अपोज कर रहा है, बाहर जाने नहीं दे रहा है। इट मींस विस्कोसिटी का काम कर रहा है। ऐसे ही जो विस्कोसिटी है वो जनरेट होते हैं रैंडम मोशन ऑफ गैसेस पार्टिकल्स। जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके रैंडम मोशन के कारण विस्कोसिटी जनरेट होता है। अब आप बात करेंगे एंगुलर डिफॉर्मेशन होता क्या है, तो हम पहले आपको बताएंगे ए वाटर का फ्लो है। क्या है? वाटर का फ्लो है और ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इट मींस फ्लो ऑफ या फ्लो डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में लिक्विड हमारा या वाटर की हम बात कर रहे हैं जनरल, तो वाटर का फ्लो हो रहा है। ए पहला लेयर है, ए सेकंड है, ए थर्ड है, ए फोर्थ है। तो हमने बोला जैसे ही अपन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर क्या
वाटर का। तो हमने माना ये जो लेयर है वाटर का, इनका वेलोसिटी है इन dt टाइम में। हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर dt टाइम में v u वेलोसिटी से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, तो u इंटू dt। जो सेकेंड लेयर है वो देखो यहां से यहां चल गया उसी टाइम में dt टाइम में, बिकॉज उसका स्पीड क्या है, फास्ट है। इनके कंपेयर में इस लेयर में जो विस्कोसिटी है उसका इफेक्ट क्या है, कम है। तो देखो इन दोनों लेयर के बीच का जो गैप है वो है dy, एंड जो एंगल बना है वो हम d थीटा लिए हैं। तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो एंगल का अपोजिट वाला साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये सबको मालूम है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए वाला हो गया du इंटू dt, एंड बेस क्या हो गया, ए हो गया dy। तो dy हमने सब चिपका दिया। हमने माना जो tan d थीटा है उसको हमने d थीटा मान लिया, क्योंकि ये जो एंगल है बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है। ये dy भी है, ये बहुत ज्यादा स्मॉल है। ये हमने तो गैप ज्यादा दिया है सिर्फ समझने के लिए, बट ये गैप क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो हमने इसको d थीटा मान लिया। d थीटा क्या होगा, du इंटू dt अपॉन dy। dy को अपन यही रहने दिए, du को यही रहने दिए, dt को इधर लेके आ गए, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। टाइम से अगर हम इसको एंगल को डिवाइड कर दिए, इसका मतलब है रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिफॉर्मेशन। इट मींस ये हमारा लेयर है, सपोर्ट है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका एंगल कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्यों, जो एंगल है d थीटा हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो d थीटा अपॉन dt ये हमें क्या बता दिया, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, जो चेंजिंग आ रहा है। तो किसके इक्वल हो गया, du अपॉन dy। du क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, dy क्या है, गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर ऑफ वाटर पार्टिकल्स। ये दो लेयर जो है उनके बीच का गैप है dy। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा आप मुझसे पूछना, मैं आपको फिर बताऊंगा। एंड सेकंड है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये होता क्या है इसके बारे में जाने। देखो इसमें हमने ये पढ़ा, जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इज सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऐसे ही shear stress is directly proportional to rate of angular deformation, rate of angular deformation। और मैं पहले ही पढ़ लिया हूं एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में, एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में, है ना। अब देखो shear stress, जो भी लेयर है वाटर का उस पे क्या होगा, shear stress होगा। तो जो ये लेयर है वाटर का सबका वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। हमने कहा एक वाइड डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या होगा, हमने देखा तो हमें u मिला, स्मॉल u। हमने देखा अगर कुछ डिस्टेंस अपन और अपवर्ड डायरेक्शन में जाए तब क्या होगा वेलोसिटी। जब हमने du और डिस्टेंस ऊपर गया तो हमारा वेलोसिटी मालूम चला u प्लस du है। इट मींस हमारे वेलोसिटी में क्या है, इंक्रीमेंट आया है, इंक्रीज आया है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ विस्कोसिटी। हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे जैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें क्या बता रहा है,
shear stress is directly proportional to rate of angular deformation. It means tau shear stress it means directly proportional to d theta upon dt. यही तो है rate of angular deformation. ये किसके इक्वल है भैया? d थीटा अपॉन dt. ये किसके इक्वल है? du अपॉन dy के इक्वल है. du अपॉन dy के इक्वल है. तो shear stress is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? du अपॉन dy. इस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटा के हम क्या कर लेंगे? एक कांस्टेंट टर्म लगा देंगे. इट मींस म्यू. ये म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कह सकते हैं या डायनेमिक विस्कोसिटी. फिर नाम से इसके याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये कब काम आएगा? जब आईआईटी के मेंस एडवांस का पेपर कराए या एम्स के जब पेपर हमारे होते थे, जब मल्टीपल चॉइस आते हैं. अगर मल्टीपल चॉइस आएगा न्यूमेरिकल में उस टाइम एक कंसेप्ट काम आएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. या तो आईआईटी के एडवांस मेंस वाला नहीं एडवांस का पेपर हो तब वो मल्टीपल चॉइस वाले न्यूमेरिकल देते हैं. या नीट में अगर मल्टीपल चॉइस वाले न्यूमेरिकल आ गए जैसे एम्स का पेपर होता था, अगर उसमें मल्टीपल चॉइस आएगा इट मींस म्यू का नाम हमें मालूम होना चाहिए. डिफरेंट डिफरेंट क्या है? पहला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी. इसको हम थ्री नेम्स से डिनोट कर सकते हैं. एब्सोल्यूट, डायनेमिक एंड एब्सोल्यूट डायनेमिक एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब देखो shear stress इक्वल टू म्यू इनटू du अपॉन dy. ये हमें फॉर्मूला मिल गया. इसको हम यूज करेंगे क्या करने में? न्यूमेरिकल सोल्व करने में. न्यूमेरिकल सोल्व करने में इनका काम आएगा. इस न्यूमेरिकल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो du अपॉन dy है इसको अपन रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं, एंगुलर डिफॉर्म बोल सकते हैं. बिकॉज du अपॉन dy जो है वो d थीटा अपॉन dt है. एंड du क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी. जो वेलोसिटी में चेंजिंग आया. dy क्या है? जो दो लेयर के बीच में जो गैप है उसको अपन dy कहेंगे. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया. इस पॉइंट को तो माइंड में ही बैठा कर रखना. इस पॉइंट को माइंड में ही बैठा कर रखना. बिकॉज अपन कंफ्यूज हो जाते हैं. dy है क्या? dy कुछ नहीं है भैया, लिक्विड के दो लेयर के बीच का गैप है. dy लिक्विड के दो लेयर के बीच का गैप है. dy अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कब? जब अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं. इसलिए हमें समझना है, पर फॉर्मूला समझना है, उसके बाद हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है कि हमें दिक्कत ना हो, हमें परेशानी क्रिएट ना हो. जब इजीली समझ लेंगे du का मतलब क्या है, dy का मतलब क्या है, तब अपन इजीली न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे. अगर dy हमें समझ में नहीं आया भैया तो हम क्या कर पाएंगे? नहीं सोल्व कर पाएंगे. ना सही तरीके से अपन फिगर बना पाएंगे, ना हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे. इसलिए हमें फॉर्मूला सही तरीके से समझना है. ये समझ में आ गया आपको? एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको बता दिया है ना. क्योंकि देखो एंगुलर डिफॉर्मेशन आप क्यों बोले? प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दें. मिट्टी पे आप पानी डालो सरफेस पे, तो आप देखना जो नीचे वाला लेयर है, जो नीचे वाला लेयर है वो रुका रहेगा. आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अपने घर पे. क्या करेंगे? आप पानी गिराओ सरफेस पे. ये सरफेस है हमारा, इस पे आप पानी गिरा दो, कोई भी लिक्विड गिरा दो, तो आप देखना जो सरफेस के कांटेक्ट में होगा वो लिक्विड रुका होगा, वो लेयर रुका होगा. और जो ऊपर वाले लेयर है वो यूं आएगा, कवर कर लेगा. ऊपर से है ना, यूं आके कवर कर लेगा, यूं आके कवर कर लेगा. फिर इसके ऊपर वाले जो लेयर है एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आएगा. जो बटन वाले हैं इनका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और ऊपर वाले जो लेयर है वाटर का वो आगे बढ़ता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा. तो देखो डिफॉर्मेशन हुआ नहीं. इसको तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, बट ये आके क्या हुआ? टर्न ले लिया, एंगल पे मूव हो गया. इसी
उसी को कह रहे हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। कितने एंगल से डिफॉर्म हुआ? इट मींस एक लेयर ए था, ये सेकंड लेयर वाला था, ये आगे ऐसे मूव हो जाएगा, ऐसे सरफेस पे चला जाएगा ना, ये आगे बढ़ जाएगा और नीचे वाला लेयर रुका हुआ है तो ऊपर वाला लेयर कहाँ जाएगा? फिर सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। कब? जब ये नीचे वाले लेयर क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मान लो ये लेयर ए रुक गया, अभी दूसरा लेयर ए आएगा, फिर इसको ओवरकम करके कहा, फिर ये बटन में चला गया, फिर ये रुक जाएगा, फिर दूसरा लेयर आएगा, फिर आगे जाके रुक जाएगा। ऐसे हमारे लिक्विड का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया? आपको अगर कोई भी परेशानी हो प्लीज आप हमें कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। और आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। शेयर करेंगे तो जिन बच्चों को अगर फ्लूइड मैकेनिक्स समझ नहीं आया हो उनको समझ आ जाएगा। बिकॉज ये जो चैप्टर है इनमें नंबर हमें इजीली मिल जाते हैं कम मेहनत में, लेकिन ये कोई पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि वो सही से पढ़ा भी नहीं पाते फ्लूइड मैकेनिक्स, और जो बच्चे होते हैं वो सही से समझ नहीं पाते। क्योंकि जब मैं पढ़ता था उस टाइम हमारे टीचर ये चैप्टर तो यूं ही हटा दिए, 2 पेज में फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। हमें मालूम भी नहीं चला कि फ्लूइड मैकेनिक्स कोई चैप्टर है और हम इसके न्यूमेरिकल कर भी नहीं पाए। इसलिए प्लीज आप ध्यान से पढ़ना, इसका नोट्स बनाना। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में कि आपको आज ही मालूम चल जाए फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। जब आप कॉलेज में जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार का परेशानी क्रिएट ना हो। इसलिए मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। अब वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें।